गुड मॉर्निंग सभी लोग को और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। साथियों, आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम आप सबों के सामने में होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए क्या सम्मान होना चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए, क्या आपकी सीमा है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। और चिकित्सक के लिए आचरण और व्यवहार काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता है, और अगर आप आपके आचरण से ही आपका सम्मान बढ़ेगा और इसके साथ में होम्योपैथी का भी सम्मान बढ़ेगा। तो साथियों, आइए आज हम लोग भारत सरकार के नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी द्वारा जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट का, उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। उसके हर एक बिंदु को अगर हम लोग अपने स्मरण में रखेंगे तो हम लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने एक प्रोफेशनल कोड एटिकेट एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रैक्टिशनर ऑफ होम्योपैथी रेगुलेशन 2022 में लाया है। यह जो एक्ट है, इसके तहत ही आपको सारे चिकित्सा कार्य करने हैं, अपने रोगी को देखने हैं, अपने क्लिनिक को एस्टैब्लिश करना है, इसके साथ ही आप कर सकते हैं। ये नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी जो है, तो इसको जो सेंट्रल काउंसिल का पहले वाला जो एक्ट था 1982 का, द होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल प्रोफेशनल कोड कंडक्ट एटिकेट एंड कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 1982, इसको संशोधित किया है और अब इसे गजट में ऑफ इंडिया में जो इसको पब्लिश कर दिया गया है, जो कि 13 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हो चुका है। अब यह जो कानून है, यह रेगुलेशन है, अब पूरी तरह से हम लोगों पर लागू हो जाता है। तो हम लोग को अब इसी के तहत हम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए अपने विचारधारा को बनाना होगा, हमको अपने को तैयार करना पड़ेगा। आइए इसके हर एक बिंदु को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। एथिक्स के मतलब क्या होता है? एथिक्स आचरण होता है आपका, और एथिक्स का मतलब होता है कि आप अपने अंदर में क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान हो। और जब सही और गलत की पहचान हो जाती है, तभी आप कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए सक्षम होते हैं। खास करके ग्रेजुएशन करने का मतलब होता है, आप मेडिकल ग्रेजुएट है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात मतलब होता है कि आपको अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं कि मैं क्या जानता हूं जो सही है और क्या जानता हूं जो कि गलत है। और कहा जाता है, डॉक्टर ये आइंस्टाइन का भी बहुत अच्छा फेमस कोटेशन है कि शिक्षा जो होता है केवल सीखना ही नहीं होता है, बल्कि हमें सोचने के लिए एक मसाला मिलता है। शिक्षा के माध्यम से हम लोग कम अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर सोच नहीं पाते हैं, हम उसको आकलन नहीं कर पाते हैं, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आइए हम लोग आज के इसके एक एक बिंदु को हम लोग देखने का कोशिश करें। सबसे पहला जो चैप्टर है, उसके अंदर में जनरल प्रिंसिपल, सामान्य जो सिद्धांत है, उसके विषय में चर्चा किया गया है। और इसके तहत बताया गया है कि एक प्रैक्टिशनर का, एक चिकित्सक का क्या कैरेक्टर होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन जो है, सो मानवता के को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य के डिग्निटी को, उसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए पूरे सम्मान के साथ में रोगियों का इलाज करना है। और पैसा सेकेंडरी है, पैसा प्राइमरी नहीं है। आपको फीस जो है तो पहली बात नहीं है, पहली प्राथमिकता है कि रोगी के या जो व्यक्ति आपके सामने में इलाज कराने के लिए आया है, वह पूरी तरह से अपने इस रोगी आपके सामने में जो बैठा है, उसको सम्मान पूर्वक उसका चिकित्सा करें। जो और इसका एक मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो जाने के बाद भी आप जो ओथ लेते हैं, आप जो शपथ लेते हैं, उसके अंदर भी यही बात कही जाती है, जैसा कि आप लोगों ने मिशन ऑफ द फिजिशियन में भी डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि हाईएस्ट आइडियल और जो है हम लोग का सबसे उच्चतम आदर्श क्या है? रोगी को ठीक करना, उसका स्वास्थ्य को मेंटेन करना, और उसके साथ में उसने यह भी बहुत बड़ी बात कही है कि आप अपने सिद्धांतों के अनुकूल ही करें।
अगर आपने होम्योपैथी में ट्रेनिंग लिया है तो होम्योपैथी के बाहर नहीं जाएंगे, होम्योपैथी के अंदर में ही प्रैक्टिस करेंगे। होम्योपैथी का जो सीमा है, आपका जो लिमिटेशन है, यह आप किसी भी दूसरे पैथी का दवा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें वही करना है जो हम लोगों ने जिसको हम लोगों ने सीखा है, जिसको हम लोगों ने अध्ययन किया है। दूसरी बात कहते हैं कि आपके जो है सो आप अपने प्रोफेशन, होम्योपैथी जो आपका प्रोफेशन है, इसके सम्मान को भी आपको बचाए रखना है। आपको इस सम्मान को, रोगी के सम्मान को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात होती है कि आप रोगी के साथ साथ आप अपने प्रोफेशन का, अपने होम्योपैथी का भी सम्मान को बढ़ा करके रखते हैं, बनाए रखते हैं। आपका जो मोरल है, आचरण है, कैरेक्टर है, ऐसा होना चाहिए कि एक चिकित्सक है, आप जानते हैं हम लोग सभी कोई समाज में हमारी जो मान्यता है कि कोई भी चिकित्सक होता है तो वह भगवान का दूत होता है, और भगवान के दूत होने के नाते सभी कोई हम लोगों को एक सम्मान देते हैं। और लेकिन उस सम्मान का गलत नाजायज फायदा उठा करके अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सक के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो यह होम्योपैथी का अपमान होगा, आपका अपमान होगा और प्रोफेशन का अपमान होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका आचरण, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाजार में हो, चाहे आप मेले में हो या कहीं रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी हो, तो आपका आचरण जो है सो एक चिकित्सक का आचरण होना चाहिए। क्लिनिक में तो होना ही है, लेकिन कहीं भी आप रहते हैं तो आपका आचरण जो है सो एक चिकित्सक के अनुकूल होना चाहिए। और इस बात को दिमाग में हमेशा हम लोगों को रखना चाहिए, और यही आपका सबसे बड़ा दायित्व होता है। दूसरी बात कहा गया है कि आपके ऊपर में जो उत्तरदायी जो दिया गया है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वह दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक है। एक तो व्यक्ति जो इलाज कराने के लिए आया है, और दूसरा जो समाज में जो रोग होते रहते हैं, समय समय पर महामारी होता है, समय समय पर कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं, उन सभी की जानकारी, सभी के देख रेख के, इसलिए कहा जाता है कि आप एक रक्षक हैं, तो हेल्थ के रक्षक माने जाते हैं। आप एक गार्ड के रूप में होते हैं, स्वास्थ्य के गार्ड के रूप में होते हैं, एक रोगी का भी और एक समाज का भी। समाज के अंदर इसलिए आपकी पढ़ाई के अंदर में कम्युनिटी मेडिसिन की भी बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है। आपको कम्युनिटी मेडिसिन में डिटेल्स पढ़ाया गया है कि समाज में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, और उसका अनुसरण करके उसका अनुपालन करना, उसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेबिलिटी है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात कही गई है, आपको रोगी के लिए प्रिस्क्रिप्शन देना और मेडिकल सर्टिफिकेट देना। दो बात हम लोग देते हैं रोगी देखने के बाद में, तो हमें प्रिस्क्रिप्शन देने होते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट देने होते हैं। तो चिकित्सक को अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देना है ना, और जरूरत पड़ने पर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट देने के भी अधिकारी हैं। आप रोगी अगर बीमार हो गया, अस्वस्थ है, तो उसके आपकी इसकी सर्टिफिकेट देनी होगी। फिर ठीक हो जाने के बाद में उसकी भी सूचना, उसको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यानी कि बीमार होने के समय में और बीमार ठीक होने के समय में रखना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि इसका रिकॉर्ड खाली रोगी के हाथ में एक पुर्जा थमा करके नहीं होता है, आपको भी इसका रिकॉर्ड 3 साल के लिए कम से कम तो रखना पड़ता है। हर एक रोगी को दिए गए सर्टिफिकेट को 3 साल तक आपको सुरक्षित रखना है, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकता है। और अपने प्रिस्क्रिप्शन पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखलाना है। आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, BHMS, DHMS, डिप्लोमा, MD या जो भी आपके डिग्री हैं, उसको भी आपको लिखना है, और प्रिस्क्रिप्शन पर पैड पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को भी इंडिकेट करना है। सर्टिफिकेट देते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस बात को लिखना होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। और एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का क्वालिफिकेशन वही होता है जो सेकेंड और थर्ड शेड्यूल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्ट का जो सेकेंड और थर्ड शेड्यूल में है,
वहाँ पर आप और जो कि नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ पर उसका अंकित होना चाहिए। अगर वह अंकित है तभी आप अधिकारी होते हैं। अगर आपने डिग्री प्राप्त कर लिया है लेकिन अगर वह सेंट्रल काउंसिल के एक्ट में नहीं है इंक्लूडेड, तो आपका डिग्री जो है सो अमान्य माना जाएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी जो डिग्री देती है उस डिग्री को बजाबते होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद में डाल दिया जाता है, जिससे कि आपका ये आप उसके अधिकारी हो जाते हैं डॉक्टर, अपने नाम के आगे में डॉक्टर लगाने के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर लगाने के तभी आप लगा सकते हैं डॉक्टर का डिग्री जब आपने आपका जो रेगुलेशन, आपका डिग्री जो है सो सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है। आप दूसरी बात आती है आपको अपने क्लिनिक के लिए प्रचार करना, आप अपना प्रचार करना। तो इस संबंध में बहुत स्ट्रिक्ट कानून है कि आप कभी भी किसी भी तरह का पेपर में, न्यूज़पेपर पर, सोशल मीडिया में हैंडबिल बना करके कि मैं फलना डॉक्टर हूँ, फलना रोगी का इलाज करता हूँ, ये इसको आप गलत माना जाता है, यह अनएथिकल है, यानी कि यह आचरण के विरुद्ध है। और आपको कभी भी अपने इस तरह के प्रचार प्रसार से बचना होगा। अब मैंने कैंसर ठीक कर दिया, मैंने ये ठीक कर दिया, इन सारी बातों से है। आप सभी जानते हैं कि एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते आप रोगी का इलाज करते हैं, न कि रोग का इलाज करते हैं। तो रोग का जब इलाज करते ही नहीं है तो आप रोग का नाम कैसे लिख सकते हैं कि हम इसको ठीक करता है। तो आप व्यक्ति का इलाज करते हैं, कोई व्यक्ति जो कि कैंसर से था वह ठीक हो गया, इस बात वह अलग बात है, लेकिन आपने कैंसर को ठीक कर दिया दावा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध होगा और इसके तहत कानून बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, जिसके लिए कि पनिशमेंट आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। आप किसी भी फॉर्म में पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट से बचना है, चाहे सोशल मीडिया में हो, कोई चैनल हो, टीवी हो, ये सारे जगह पर आपको अपना एडवर्टीजमेंट करने से अपना बचना है। इस तरह से एडवर्टाइजिंग आप क्या कर सकते हैं, कहाँ आप अपनी जानकारी सोशल मीडिया पर दे सकते हैं या न्यूज़पेपर में दे। आप अपने क्लिनिक खोलने का जो समय है, जो ये है, वो उस समय में जानकारी देते हैं, मैं फलना तारीख को इतना समय से मेरा क्लिनिक चालू होने जा रहा है। ये एक प्रारंभिक सूचना है। जब भी आपके पता में परिवर्तन होता है तो आप उसको दे सकते हैं। टेम्पोररी एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और 5 दिन के लिए आपका क्लिनिक बंद है, 10 दिन के लिए आपका क्लिनिक बंद है, आप कहीं टूर में जा रहे हैं, बाहर सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, तो इसकी भी सूचना आप दे सकते हैं कि इतना तारीख से इतनी तारीख तक आपका क्लिनिक बंद रहेगा। फिर जब लौट के आते हैं तो रिजम्पशन ऑफ प्रैक्टिस, आप फिर से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप दूसरी बात है किसी दूसरे प्रैक्टिस में जा रहे हैं, अगर आप होम्योपैथी छोड़ करके दूसरे प्रैक्टिस सिस्टम में जा रहे हैं, यानी कि आपने अगर ट्रेनिंग ले लिया है दूसरे पैथी का, तो होम्योपैथी छोड़ करके दूसरे में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये सूचित कर सकते हैं कि मैं अब दूसरे प्रैक्टिस में जा रहा हूँ। और आपका जो आयुष्मान भारत डिजिटल पोर्टल है, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन है, इसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपने आयुष्मान भारत पोर्टल के डिजिटल पर आप प्लेटफॉर्म पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप इसकी जानकारी लोगों को दे सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्शनेबल क्लेम को किसी भी प्लेटफॉर्म से करना सख्त मनाही है ना। और उसका अपना पब्लिकेशन किसी डायरेक्टरी या एक्सपर्ट रिपोर्ट के आधार पर ही कर सकते हैं, जर्नल में। वह भी जर्नल सामान्य जर्नल में नहीं कर सकते हैं, आपको पीयर रिव्यू जर्नल में, जहाँ की परमिशन है पब्लिश करने का और जिसके रिव्यू किए जाते हैं, वहाँ पर आप अपने लेख के रूप में उसे पब्लिश कर सकते हैं। इसलिए आप इसके विषय में हमेशा बचिएगा, क्योंकि सामान्यतः लोग अपने क्लिनिक को प्रचारित करने के लिए ये दावा करने लगते हैं कि मैंने फलना रोगी का स्पेशलिस्ट हूँ, विशेषज्ञ हूँ। यह विशेषज्ञता तब तक नहीं होता है
जब तक कि आप उसके लिए बाकायदा आपको सरकार के द्वारा या कोई डिग्री के द्वारा आपको ये होता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी में स्पेशलाइज कर लिए, किसी में एमडी हो गया या कोई डिप्लोमा आपने प्राप्त कर लिया है, तो उसकी भी सूचना आप खाली ले दे सकते हैं कि पेडियाट्रिक्स में मैंने कर लिया है, मैं करता हूँ, मैं पेडियाट्रिक्स प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ओल्ड एज प्रैक्टिस करता हूँ, मैं स्किन डिजीज का प्रैक्टिस करता हूँ। इसकी सूचना आप जिसमें स्पेशलाइजेशन, अगर आपके पास में डिग्री है या डिप्लोमा है तभी उस बात को आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई नहीं है तो आप सीधे लिखना पड़ेगा कि अपना नाम के साथ में कि होम्योपैथिक कंसल्टेंट, होम्योपैथिक का चिकित्सक। आप हेल्थ में आपको एडवर्टाइज करने का एक है कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए समय समय पर पब्लिक लेक्चर दे सकते हैं, टेलीविजन पर, रेडियो पर आप देश बता सकते हैं, रोगी को सामयिक ज्ञान दे सकते हैं। गर्मी के मौसम में लू लग रहा है तो इससे कैसे बचेंगे, इस पर आपका क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन होगा, इसको आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए होम्योपैथी के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और इसको इस रेगुलेशंस को कर सकते हैं। यह आपका अधिकार के तहत में आता है। दूसरा आता है प्रोफेशनल सर्विस, है ना, आपकी सेवा। आप अपना इलाज के चिकित्सा के लिए, रोगी को सेवा देने के लिए आप फीस ले सकते हैं। यह फीस लेने का आपको अधिकार है। फीस का जो है इंटीमेट पेशेंट को पहले से बता देना होगा कि मैं इतना फीस लेता हूँ, यह लेकर के। फीस जो है तो के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो फीस लेते समय आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि फीस जो है सो रोगी के योग्य आधार पर ही देना है। उसकी जो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको भी आपको फीस को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं पैसा नहीं मिलेगा तो इलाज नहीं करते हैं, यह बहुत ही गलत होगा। यह इसको एक आचरण के विरुद्ध माना जाता है। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है, पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो उसकी भी सेवा आपको करनी है। ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा। रोगी के प्रति आपका दायित्व। अब एक दूसरा चैप्टर आता है, आपको रोगी के प्रति आपका दायित्व क्या है। ड्यूटीज ऑफ द होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर टू देयर पेशेंट। आपका दायित्व क्या है कि आप हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, पूरे मानसिकता के साथ में, अपने मिशन के साथ में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको पेशेंट के हर हालत में अटेंड करना है। क्लिनिक के समय में तो आप करते ही हैं, इसके अलावा भी अर्जेंट समय में मानवता के भी आधार पर आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। चाहे वह कोई चोट लग गया है, आप ना नहीं कर सकते। आपको जब डिग्री डॉक्टर का डिग्री मिल चुका है, डॉक्टर का अधिकार मिल गया है, तो आप रोगी के परेशानी को देखने के बाद में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आप अगर क्लिनिक में बैठे होते हैं, अगर आप उसके पास में पूरा उसके ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार तो कर ही सकते हैं। प्राथमिक उपचार करके, उसे बेसिक चीज करके आप उसको इलाज के लिए दूसरे जगह पर फिर फर्दर रेफर कर सकते हैं। लेकिन ना नहीं कहना है, उसको तुरंत अटेंड करना है और उसको देखना है। यह सबसे पहला आपका दायित्व होता है। पेशेंट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है ना। लेकिन यह है कि हम किसका इलाज करेंगे, किसका नहीं इलाज करेंगे, ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप अपनी ज्ञान के हिसाब से इलाज करते हैं। लेकिन जब पेशेंट को आपको अपने ये रेफर कर सकते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि देखो मेरी जानकारी यहीं तक है, मैं अब इससे आगे नहीं कर सकता हूं, और आपको अपने दूसरे प्रैक्टिशनर्स के पास में जाना चाहिए। इसलिए आप दूसरी बात होती है कि इमरजेंसी में आपको रिफ्यूज नहीं करना है, किसी भी हालत में रिफ्यूज नहीं करना है। आपको पेशेंट को देखना ही, हर हालत में देखना है, चाहे आप
है, हाँ प्राथमिक वहाँ और इमरजेंसी में जहाँ आपकी सीमा है, जितना आप जानते हैं उतना प्राइमरी हेल्थ केयर की बात जो कहते हैं, आपका जो प्राथमिक अधिकार होता है, इमरजेंसी मेडिसिन की बात होती है, वह आपको करना ही है। कोई आदमी आपके पास में आ गया, चोट लगा हुआ है अचानक, तो उसे आप जो इंजरी मेडिसिन दे करके उसको राहत थोड़ा सा देने का कोशिश कीजिए, मलहम पट्टी पट्टी सब लगा करके उसे फिर नजदीकी कोई अस्पताल में रेफर कर सकते हैं। तो यह आपका ड्यूटी बन जाता है, चाहे वह पेशेंट किस भी हालत में आपके पास में आता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह आपका एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस माना जाएगा, यानी कि आपने इसको नेग्लेक्ट किया, आपने इसे अस्वीकार किया, यह आपके लिए बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, और इसे आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रैक्टिशनर्स ऑफ होम्योपैथी आप किस तरह की दवाई यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में जो दिए हुए दवा है होम्योपैथिक फार्माकोपिया में, उन्हीं दवा का आप जो आपके लिए अधिक मान्य है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया में, स्टैंडर्ड होम्योपैथिक फार्माकोपिया में अगर वह दवा का नाम नहीं है तो उसके व्यवहार करने के लिए आप अधिकृत नहीं है, आप उसको नहीं, वो आपके लिए नेग्लिजेंस माना जाएगा, ये अनाधिकार माना जाएगा, ठीक है ना। तो और यह जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ट्रेनिंग दी गई है, सारी चीज दिए गए हैं कि ड्रग जो है तो आपको जो प्रिपेयर्ड है होम्योपैथिक सिद्धांत के हिसाब से उसी को ही आपको इस्तेमाल करना है, और ऐसा नहीं कि आप जो है सो किसी बिना प्रूव मेडिसिन को, बिना जो फार्माकोपिया में आए हुए है उस दवा का आप उस पर रिसर्च करना शुरू करें। अगर रिसर्च करना ही है तो रिसर्च के लिए भी आपको परमिशन ले लेना चाहिए, और बाकायदा रिसर्च करने के बाद में जब आप करते हैं तो पेशेंट को जो दवा देते हैं तो उसकी भी सहमति होनी चाहिए, और उसको अगर नुकसान होने की स्थिति में भरपाई करने का भी आपको आपके ऊपर में दायित्व बनता है। अगर उसको कोई आपके इलाज से नुकसान हो गया तो उसका पूरा भरपाई आपको करना पड़ेगा। अगर आप जो नॉन स्पेसिफिक फार्माकोपिया में नहीं है उन दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, लेकिन फार्माकोपिया, स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में जो दवा दिया गया है उसको नुकसान, उसके होने से अगर नुकसान होता है तो वहां पर आपका दायित्व नहीं बनता है, क्योंकि वह सरकार के द्वारा मान्यता है। रोगी का ठीक होना ना होना इसके लिए आपका उत्तरदायित्व नहीं है, आपको केवल अपने इलाज का दायित्व है, और इलाज आप कौन सी दवा से कर रहे हैं, उन्हीं दवा से कर रहे हैं जो कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया में दिया हुआ है, अप्रूव्ड मेडिसिन से कर रहे हैं। लेकिन जब अप्रूव्ड मेडिसिन से जब नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय में आपका दायित्व हो जाता, आपके ऊपर में ये जो है सो पनिशमेंट का एक्ट लागू हो जाता है। मान लीजिए कि कोई पेटेंट मेडिसिन जो कि जिसका अप्रूवल फार्माकोपिया में नहीं है और उसको देने के बाद में रोगी को नुकसान होता है, तो उसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर में होगा, और आपके ऊपर में, क्योंकि वह आपके लिए, उसके लिए आप ऑथराइज नहीं है। आप ऑथराइज उन्हीं दवा के लिए हैं जो कि स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में दिया हुआ है। अब पेशेंट के प्रति आपका ड्यूटी क्या है? अबाइडिंग बाय द लॉ एंड रेगुलेशन इज नेसेसरी। हमेशा रेगुलेशंस में ही के तहत ही काम करना है, होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुकूल काम करना है, और होम्योपैथी के रेगुलेशंस को कभी भी आपको डिनाई नहीं करना है, उसके अधिकार में रह करके ही आप कर सकते हैं। और जो समय समय पर पब्लिक हेल्थ के संबंध में जो भी रेगुलेशंस बनते हैं उसके तहत भी आप बाधित होते हैं, उसमें भी बंधे हुए होते हैं, और उसको भी आपको सारे को ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसको उन नियमों को का उल्लंघन नहीं करना होगा। कुछ जो लॉ है, जैसे आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का दिया हुआ है, और 1945 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फार्मेसी एक्ट 1948 का है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नारकोटिक एक्ट, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रांसप्लांटेशन, ह्यूमन बॉडी के ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू के, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिजेबिलिटी का ध्यान में रखना,
ये सारे एक्ट जो है सो महत्वपूर्ण हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ये आपको इसका समय समय पर जो होते हैं और समय समय पर अन्य कोई अगर कानून बनाए गए उसका भी अनुसरण आपको करना पड़ेगा। तो हमेशा आप नियम से बंधे हुए हैं। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, वह भी आपको उसके सीमा में भी आपको काम करना है। आपके एथिक्स जो हम लोग अभी आज जान रहे हैं, यह तो प्राइमरी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं जिसके अंदर में आप बंधे हुए होते हैं। रोगी के प्रति आपका बिहेवियर क्या होगा? हमेशा कर्टियस, बहुत ही सम्मानजनक होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, दोस्ताना भाव होना चाहिए और मदद करने का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये पेशेंट के प्रति हमेशा होते रहना बहुत ही आवश्यक है। प्रोग्नोसिस, मान लीजिए कि रोगी का जो है सो टाइम टेकिंग है और वह पेशेंट बचने वाला नहीं है, तो वह इसकी जानकारी अगर पेशेंट को नहीं बताते हैं लेकिन उसके अटेंडेंट को इसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा कंडीशंस है और इसकी पहली सूचना आपको देना पड़ेगा। अब अगर पेशेंट चाहते हैं कि अगर कहीं पर रेफर कर दें तो वह भी आप कर सकते हैं। अगर पेशेंट रोगी कहता है कि आप इलाज करते रहिए तो आप उसको वहाँ पर आपको ना नहीं करना है। तो रोगी ठीक होने वाला है या ना होने वाला है यह आपके ऊपर में नहीं होता है, आप इस पे बंधे हुए नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन रोगी के स्थिति को, गंभीरता को की जानकारी तो आप पेशेंट के अटेंडेंट को आपको बताना पड़ेगा कि उसकी गंभीरता क्या है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स को आप कभी भी किसी भी हालात में पब्लिक नहीं कर सकते, लोगों को नहीं बताए। तो इसको पेशेंट का जो सीक्रेसी है उसको, रिकॉर्ड्स को आप कहीं भी पब्लिश नहीं कर सकते। यह आपको कॉन्फिडेंशियल रहेगा और केवल आप और पेशेंट के बीच में ही रहता है। उसका कहीं भी दूसरे जगह पर उसका व्यवहार करना इलीगल माना जाएगा। मान लीजिए कि आपको किसी को इसको लेकर के किसी लोगों को बता रहे हैं तो उसके समाज में उसकी प्रतिष्ठा पर रोगी का असर पड़ेगा और इसको ध्यान में रखते हुए आप उसके भी किसी भी कमियों को, कमजोरियों को जो आप हिस्ट्री में पेशेंट के दौर जान जाते हैं, उस कमजोरी को पब्लिक में नहीं बताना होगा, आपको अपने तक ही सीमित रखना पड़ेगा। और हर एक समय में इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा आपको होम्योपैथी का जो डिग्निटी है, ऑनर है, यह आपका महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट है मेडिकल एसोसिएशन और सोसाइटी से मेंबरशिप का। एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर अपने को मेडिकल सोसाइटी से और में संबंधित होना, सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार है और समय समय पर वहाँ पर अपना सेवा दे सकते हैं और अपना एनर्जी लगा सकते हैं और उसके हिसाब उस एसोसिएशन का विकास में मदद कर सकते हैं, उसके तहत काम सकते हैं। जैसे कोई एसोसिएशन है वह फ्री मेडिकल कैंप कर रहा है तो उसमें आप वॉलंटियर्स के रूप में आप काम कर सकते हैं। आप कहीं पर लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये सारे चीज में आप भाग ले सकते हैं मेडिकल सोसाइटी के माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से। यह ध्यान में रहे कि वह मेडिकल सोसाइटी जो होगा सो मान्यता प्राप्त होगा। कोई भी एसोसिएशन नहीं होता है जो कि इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, उसी को मान्यता प्राप्त एसोसिएशन बोला जाता है। और मान लीजिए कि आपके समाज में आपके साथी कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसे भी आपको एक्सपोज करने का, उसे भी लोगों को बताने का आपको, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोलने के लिए आपको कंप्लेन करना है, यह आपका राइट्स है। ठीक है, किसी भी जो प्रैक्टिशनर है जो कि गलत काम कर रहा है और जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसके साथ में एसोसिएट नहीं होना है, कभी भी उसके साथ में नहीं जोड़ना है। जिस व्यक्ति के पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई वो क्वैक टाइप का है, तो उससे आप अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के साथ में आपको उसको मैल प्रैक्टिस माना जाएगा, गलत व्यवहार माना जाएगा।
अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है अपने साथी को मदद करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपके क्लिनिक में कुछ समय तक कोई बैठेगा तो अपने साथी को बोल सकते हैं कि आप आकर के मेरे क्लिनिक में बैठो और उसका पेशेंट के और अगर आपसे कहा जाता है, आपका साथी कोई कहता है कि इतने दिन तक मैं बाहर रहूंगा, मेरे क्लिनिक को संभाल देना, तो वह आपको, इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि आप चले गए हैं तो आपके एब्सेंस में क्लिनिक बंद नहीं रहेगा, लेकिन उसके जगह पर कोई, लेकिन हाँ, यह ध्यान में रख के जिस व्यक्ति को आप वहां पर रख रहे हैं वह व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा, वह प्रैक्टिशनर होगा। यह नहीं कि आप अपने कंपाउंडर को या अपने जिसके पास में डिग्री नहीं है उससे प्रिस्क्रिप्शन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा डिग्री, अगर आप कहीं चले जाते हैं, रोगी आता है और वहां पर डॉक्टर नहीं होता है, तो आपके जो क्लिनिक के जो अटेंडेंट हैं उनको आपसे टेलीफोन पर या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपसे इलाज करने के लिए बोल सकता है, आप वैसे भी सेवा दे सकते हैं। तो या तो आप सब्स्टिट्यूट को रख दीजिए, अपने जगह पर कोई किसी को रख दीजिए, या नहीं तो टेली मेडिसिन का भी व्यवस्था कर दीजिए, आपके पास में टेली मेडिसिन यूज करने का राइट्स है। एक बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई भाई से फीस लेने की बात। कहा जाता है कि एक अपने ही सिस्टम के प्रैक्टिशनर से आपको सेवा जो है निःशुल्क करना होगा। उनको कभी भी उनसे फीस के लिए बाध्य नहीं करना पड़ेगा, फीस नहीं लेना है। और वह उनके बहुत ही नजदीकी, जैसे डॉक्टर हैं तो उनकी पत्नी और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों से आपको विदाउट एनी चार्जेस, बिना किसी कंसल्टेशन फीस के आपको अपनी सेवा देने का अधिकार है। समझ गए ना। और जब आपको कहीं पर सेवा के लिए बुलाया जाता है तो आपको अपने रिम्बर्समेंट के लिए ट्रैवलिंग और वो सब आप ले सकते हैं, वो आपको जैसे कोई आपका साथी बोलता है कि आकर के मेरे जगह पर, मेरे आकर के यहाँ पर देख लो, तो उसको आने जाने का जो खर्चा है वहां पर आपको वह ले सकते हैं, लेकिन फीस नहीं ले सकते हैं आप। इमरजेंसी के समय में आपको पेशेंट को देखना है। किसी भी डॉक्टर अगर आपको बुलाता है, अब जब वह आपको मदद लेने के लिए, एक एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए, तो वह आपको जाना पड़ेगा। आपको अगर अपने रेजिडेंस पर नहीं है, दूसरे जगह जाना है, तो वहाँ भी आपको जाने के लिए आप है, लेकिन हाँ, ट्रैवलिंग और उसके सारे चीज को आपको ये लेने का अधिकार है, पैसे लेने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कि किसी को रेफर कर रहे हैं तो अपने लेटर पैड पर लिख दीजिए कि फलना आदमी को मैं आपको देख रहा हूँ, कृपया इसको आप इलाज कीजिए। ऐसा करके आप लेटर दे करके भी किसी पास में रोगी को भेज सकते हैं। खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है गायनी के केस में, ऑप्स के केस में, आप जब आपको अटेंड करना है या कोई ऐसी महिला का जब आप इलाज कर रहे होते हैं तो उसको अकेले में नहीं करना है, उसके किसी न किसी साथी के सामने में ही करना है। किसी भी महिला पेशेंट का आप इलाज कर रहे होते हैं तो हमेशा उसको उसका किसी न साथी के साथ में, उसके साथी के साथ में है कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पर उसका मेंटेन करना पड़ेगा आपको। दूसरा, आप अगर गायनी केस टेकअप करते हैं और गायनी के लिए आप एक्सपर्ट नहीं बने हैं तो आप उसको स्वीकार नहीं करना होगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जैसे आप लोग सरकारी नौकरी के लिए आजकल काफी जोर तोड़ चला हुआ है, आप मेडिकल ऑफिसर हो जाते हैं, CHO हो जाते हैं, RBSK में आपका सर्विस हो जाता है, या कहीं सरकारी सेवा में सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर्स हो जाते हैं, रिसर्च ऑफिसर कहीं भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका वहाँ भी आपको ऑफिशियल पोजीशन हो जाने के बाद में हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आप जो है सो होम्योपैथी के स्टैंडर्ड को ही ध्यान में
रखेंगे। और यह आपका दायित्व होता है। अपने साथी अगर कोई आपको मदद के लिए वहाँ पर आता है तो उसको सहानुभूति पूर्वक उसको सेवा कर, उसको मदद करना है, उसको बात सुनना है और जहाँ तक आपका सामर्थ्य है उसको मदद करना चाहिए। कंसल्टेशंस को हमेशा बहुत बढ़ावा देना चाहिए। कभी भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मत मान लीजिए, है ना, क्योंकि ज्ञान हमेशा अधूरा होता है और हमेशा सीखने का ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा कंसल्टेशन अपने एक्सपर्ट का से कंसल्ट करने का आपको आदत बनानी चाहिए। ये कहता है ड्यूटीज है, आपके अंदर में भी आता है। दूसरे 27वां कहता है कि अगर दूसरे पेशेंट के पास, दूसरे डॉक्टर के पास में आप रेफर कर रहे हैं, इस रेफरल सिस्टर को भी आपको प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी रोगी को दूसरे चिकित्सक के पास में भेज रहे होते हैं तो उसने आपने क्या इलाज किया, कौन सी दवा दी, इसको सारे जानकारी देते हुए एक लिफाफा में बंद करके आप उस रोगी के पास, उस दूसरे चिकित्सक के पास में उस रोगी के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे कि उस डॉक्टर को आपने क्या कहाँ तक आपका सीमा रहा, कहाँ वह आगे बढ़ेगा, उसको मदद मिलेगा। यह रेफरल सिस्टम का तरीका है और यह जो है सो हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। हम लोग के समाज में कुछ जूनियर डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ये चेन जो है तो बहुत महत्वपूर्ण चेन होता है और सभी एक दूसरे से संबंधित हैं और सभी का अधिकार यह बनता है कि हम लोग एक दूसरे से मदद लेते रहें। एक और भी मुद्दा है आज के समय में टेलीमेडिसिन का, है ना। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि आप घर बैठे अपने क्लिनिक में बैठ करके दूर दराज के रोगी को देखना। तो यह अब आपके लिए अधिकार परमिसेबल हो गया है, आपको अधिकार दे दिया गया है और आयुष्मान भारत डिजिटल में भी इसके कार्यक्रम हैं और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी समय पर है। तो इस प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं या आप अपने क्लिनिक में स्वयं भी टेलीमेडिसिन का व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो हाल में कोविड हुआ है, तो कोविड के समय में बहुत सारे रोगी को इसका समस्या का सामना करना पड़ा है और ऐसे में टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा सहायक हुआ है और बहुत सारे लोग दूर से ही बैठ करके रोगी को इलाज करते रहे हैं। तो इस बात को हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेलीमेडिसिन का कंसल्टेशन है। आपका जब कंसल्टेशन पेशेंट के साथ में जब बात कर रहे होते हैं तो उस समय में आपको एकदम पूरा ध्यान जो है तो केंद्रित होना चाहिए। पेशेंट क्लिनिक में बैठे हैं तो क्लिनिक में है, सारा दिमाग, इसको कहते हैं माइंडफुल ड्यूरिंग ये। और आपका दूसरे अगर आकर के कोई दूसरे रोगी दूसरे होम्योपैथिक चिकित्सक से या किसी दूसरे चिकित्सा पद्धति से आपके पास में इलाज करके आता है, खड़ा करके रोगी आता है, तो उसके सामने में, रोगी के सामने में कोई ईर्ष्या की भाव नहीं रखनी है और उसका क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसकी बात को लेकर के करना कि उसको कुछ नहीं आता है, ऐसा करना ये अपराध है, ये गलत है ना। आपको उसकी बात को सुनो, लेकिन उसको इनकरेज नहीं करना है कि इस तरह की बात को वह करे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपका भावना विचारधारा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है सो उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कीजिए, पब्लिकली बताना शुरू कीजिए। यह करना आपके दायित्व के बाहर की चीज है। कंसेंट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, इमरजेंसी के समय में जब आपके पास में आकस्मिक रोग तो उस समय चिकित्सा देनी है तो उसके गार्जियन से या पेशेंट से आपको एक कंसेंट ले लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर बिना कंसेंट के आप कर रहे हैं तो यह आपके लिए पनिशमेंट भी हो सकता है कि आपने उसे क्यों देखा। और खास करके इमरजेंसी में जैसे ऑपरेशन करने के पहले लोगों से कंसेंट लिया जाता है, तो क्रॉनिक डिजीज का खास करके और एक्यूट डिजीज जो आपके पास में आते हैं, तो रोगी के जो स्थिति है उसके हिसाब से इसमें आपकी भी सेफ्टी बनी रहती है और आप जो है सो बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं।
तो ये कॉन्सेंट टू मेडिकल ट्रीटमेंट इसको कहते हैं और इसे हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कंसल्टेशन के बाद में जो ट्रीटमेंट करना है, जो दवा बदलना है, आप नियमानुकूल करेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशंस की बात कही जाती है, लिमिटेशंस ऑफ द जो हमारे पास में सारे प्रावधान बने हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे आप रोगी दवा को बढ़ाना, पोटेंसी बढ़ाना, रिपीट करना, ये सारा जो है सो आपको होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुकूल ही करना होगा। कंसल्टेंट नॉट टू टेक चार्ज ऑफ द केस। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट के लिए देखने के लिए, सलाह लेने के लिए कोई दूसरा चिकित्सक आपको बुलाया, अब आप उसको, उस रोगी को अपने क्लिनिक में उठा करके ले गए, ये गलत है ना। इसे आपको इस प्रैक्टिस को नहीं अपनाना चाहिए। गए, उसको मदद किए, चले आए, और लेकिन उस रोगी को किसी भी तरह से आकर्षित करने का प्रयास मत कीजिए कि हाँ वो डॉक्टर खराब है, या आ जाओ मेरे क्लिनिक में, मैं देख लूंगा, मैं आपको अच्छा बेहतर सेवा दूंगा, यह गलत है। इसीलिए टेकिंग जो पेशेंट का जो आप ये करते हैं तो उसको इस बात को ख्याल में रखना होगा। एक आप सिटीजन हैं, नागरिक हैं, इस बात को जानना होगा आपको, और आप भारत के नागरिक तो हैं ही, लेकिन एक प्रैक्टिशनर होने के नाते में आपकी दोहरी नागरिकता हो जाती है, एक भारतीय नागरिक और एक चिकित्सक नागरिक के रूप में, है ना। तो आपको चूंकि स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है स्वास्थ्य के समय में, साथ में होम्योपैथी के साथ में, इसलिए हमेशा अथॉरिटी सरकार के साथ मिल करके उनके समय समय पर होने वाले जो लॉ होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और जैसे अभी कोविड हुआ तो कोविड को के लिए है, अगर कोई टीकाकरण की बात आती है, किसी भी तरह की बात आती है, तो उसमें सरकार की बातों को प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकार के साथ में मिलकर के काम को ये नहीं करना है कि ये मेरे सिद्धांत में नहीं है, मेरे ये नहीं है, वहाँ सिद्धांत में है या नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार उसको कम्युनिटी सुरक्षा के नाम पर उसको कर रही है, तो उसे हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ की में भी आपका वर्क जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज के समय में या क्वारंटाइन किया गया आपको उस समय में, इस सारे रेगुलेशंस को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा और उसमें आपको सेवा देना पड़ेगा, है ना। जब भी सरकार के द्वारा बुलाया जाता है तो आप उसे ना नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें भाग लेना होगा। क्वारंटाइन के नियमों का अनुपालन करते हुए, प्रिवेंटिव एंड सोशल एपिडेमिक, कम्युनिकेबल डिजीज, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए आपको होम्योपैथी उसमें मदद करनी होगी। चाहे अपने स्वास्थ्य को वैसे प्राथमिकता, स्वास्थ्य को अपने रखते हुए अपने को वहां पर रखना होगा। अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है डिस्पेंसिंग। एक होम्योपैथिक चिकित्सक को यह अधिकार दिया गया है कि वह दवा स्वयं बना सकता है और रोगी को दे सकता है ना। तो प्रिपेयर मेडिसिन एंड डिस्पेंस जो कि अपने होम्योपैथिक सिद्धांत को के अनुकूल करता है, उसे बहुत ही हाइजीनिक वे में, बहुत ही सफाई के साथ में आपको करनी होगी ये प्रिपेयर करना। यानी कि जब आप अपने क्लिनिक में दवा रखते हैं तो दवा रखने का अधिकार आपको है, ये डिस्पेंसिंग इस रेगुलेशंस के तहत आप अपने क्लिनिक में, लेकिन आप उसको बेचने का अधिकार नहीं है। आप अगर जैसे 30 ml का एक बॉटल लेते हैं तो 30 ml से कितने डोजेज पेशेंट को दे रहे हैं, ये आपको देने का अधिकार है। निकाल करके उसका पुड़िया बना करके या उसको डोज में बना करके जैसे दे रहे हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए आपको पेशेंट के रिकॉर्ड को अपने पास में रखना पड़ेगा और डेली आपके पेशेंट के अनुपात में ही दवा आपके स्टोर में होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास में 50 पेशेंट डेली आता है, 25 पेशेंट डेली आता है और आपके स्टॉक में एक पूरा दुकान वाला दवा रखा हुआ है, तो यह गलत होगा, क्योंकि आपके पास में ड्रग लाइसेंस नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आपको डिस्पेंसिंग के लिए दवा रख रहे हैं तो उसका पब्लिसिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं डिस्पेंसिंग मैं यहाँ पर दवा बेच रहा हूँ। मैं दवा रोगी को देता हूँ और दवा का जो है सो आप डिस्पेंस करने के लिए खोल करके, बॉटल खोल करके रोगी को दे सकते हैं।
मिसकंडक्ट, आपके का मिसकंडक्ट क्या माना जाएगा, ये बहुत हम लोगों को जानना चाहिए कि मिसकंडक्ट हम लोगों का क्या है। आप जो भी काम आप जो प्रैक्टिशनर के अनुकूल नहीं है वह करते, वह आपका मिसकंडक्ट माना जाएगा, आपका गलत व्यवहार माना जाएगा। तो रेगुलेशंस के जो दिए गए हैं उसके बाहर काम कीजिएगा तो वह मिसकंडक्ट। अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को पूछे जाने पर नहीं बताते हैं, मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, आपका NCH का रजिस्ट्रेशन और होम्योपैथिक बोर्ड का, तो यह गलत माना जाएगा। रिकॉर्ड, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट का रिकॉर्ड अपने क्लिनिक में नहीं रखते हैं तो वह गलत माना जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो यह भी गलत माना जाएगा। और अगर आप पेशेंट के साथ में मिसबिहेव करते हैं या किसी दूसरे तरह से आप एसोसिएट होते हैं तो वह आपके लिए मिसकंडक्ट के रूप में माना जाएगा। अगर आप किसी भी कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट हो चुका है तो वह आपके मिसकंडक्ट के रूप में आ जाएगा और वहां पर आपको गलत साबित किया जाएगा। अगर आपने किसी सर्टिफिकेट को कोर्ट में किसी को रोगी को दिया है और वह किसी कारणवश कोर्ट में अगर गलत पाया गया तो उसके भी आपको उसके लिए पनिशमेंट हो सकते हैं। इसलिए सर्टिफिकेट देते समय में आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप नकली सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हमेशा असली ओरिजिनल दे रहे हैं। प्रोविजन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में भी जो है दिया हुआ, उसको भी आप उसके बाहर आप काम करते हो तो गलत हो जाएगा। और दवा का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में जो पॉइजन होने का जो जानकारी है उसके तहत अगर आप उसके विरुद्ध में काम करते हो तो वह आपका मिसकंडक्ट माना जाएगा। आप अगर किसी भी जहाँ की आपकी ट्रेनिंग नहीं है, किसी आदमी को जिसको कि एबॉर्शन कराने का या मेजर सर्जरी कराने का ये करते हैं तो वह आपके लिए मिसकंडक्ट माना जाएगा। किसी अनक्वालिफाइड ये अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में अगर आपने अपना ये डिग्री नहीं लिखा है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा है तो वह मिसकंडक्ट माना जाएगा। ये सारे बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने सभी चीज का सुपरविजन होम्योपैथिक ढंग से करना है। आप ऐसे जगह पर जहाँ की आप बैठे हैं, जहाँ आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने अपना बोर्ड लगा रखा है, जैसे कोई दवा के दुकान पर अपने नाम, तो ये गलत है क्योंकि आप बैठते नहीं है लेकिन वहाँ पर आपका प्रचार प्रसार गलत ढंग से हो रहा है। पेशेंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर आप बताते हैं किसी को तो वह गलत हो जाएगा, जब तक कि आपको कोर्ट में नहीं बुलाया गया। कोर्ट में ही खाली आप डाइवर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसके अलावा पब्लिक में कहीं भी आप नहीं बोल सकते हैं। फिर है सारे चीज जो है सो क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स, ये सारे चीज को आपको वॉलंटियर्स में गाइडलाइंस, सरकारी गाइडलाइंस के तहत ही करनी है। अपने किसी पेशेंट के फोटोग्राफ्स, केस रिपोर्ट्स, उसका आइडेंटिटी किसी भी जर्नल में विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द पेशेंट को अगर आप कर रहे हो तो यह गलत माना जाएगा। पब्लिक में पब्लिकली अगर आप अपने फीस के बता रहे हो न्यूज़पेपर के माध्यम से तो वह भी गलत है। केवल अपने क्लिनिक में आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर कहीं नहीं कर सकते हैं। ये सारे चीज़ आप अपने क्लिनिक में पेशेंट को बढ़ाने के लिए किसी टाउट्स को रखते हैं या क्या कहते हैं दलाल को रखते हैं तो यह आपके लिए गलत माना जाएगा। आप टाउट्स को नहीं रख सकते हैं, एजेंट को नहीं रख सकते हैं या करके आपके पास में कमीशन बेसिस पर पेशेंट लाए, ये बहुत ही गलत मिसकंडक्ट माना जाता है। आप अगर किसी भी विषय में स्पेशलिस्ट कहते हो, यह बहुत ही गलत है क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन का कोई मापदंड आपके पास में नहीं है। रोगी देख लेना, 50 रोगी देख लिए, 100 रोगी देख लिए, यह मापदंड नहीं होता है। मापदंड वही सही होता है
जो कि आपको, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन है ना। तो आप जिसमें आप जैसे मान लीजिए कि आप कहीं नर्सिंग होम में सेवा दे रहे हैं, कहीं पर दे रहे हैं, तो वहां पर उसका वहां पर आपका नाम अगर व्यवहार किया जा रहा है तो उसका बाजाप्ता आपके पास में रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट है। और दूसरा चीज है कि किसी भी पेशेंट को धर्म और जाति के आधार पर आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। आप अपने होम्योपैथी के अलावा किसी भी दूसरे चिकित्सा का व्यवहार नहीं करना है। और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, हाँ एक और बात यह है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में अगर आपको कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवा के अलावा आपको जो है रिकॉग्नाइज्ड है, तो वहाँ पर अपनी सीमा के अंदर में ही आपको दवा देनी है। ये सारी चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। सर्टिफिकेट देने का अधिकार आपको है। इस आगे चल करके मैं सर्टिफिकेट दे हूँ और उसमें उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर वह सर्टिफिकेट गलत हुआ तो आपका नाम रजिस्टर, स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। अगर मेडिकल काउंसिल के द्वारा या बोर्ड ऑफ एथिक्स रेगुलेशंस, नेशनल कमीशन का अगर आपके कंडक्ट को गलत पाया गया तो आपके नाम को हटाया जा सकता है। अगर आपने अपने क्लिनिक में नशे की हालत में रोगी देखा है और अगर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रूप में माना जाएगा और आपको वहाँ पर पनिशमेंट हो जाएगा, आपका डिग्री कैंसिल हो जाएगा। पेशेंट बिना 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 किसी सीरियसनेस के आप अगर रोगी को देखते हैं तो यह आपका मिसकंडक्ट माना जाएगा। फार्माकोविजिलेंस, होम्योपैथिक चिकित्सक को यह राइट्स होता है कि वह दवा जो सही है और मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है, मेडिसिनल प्रोडक्ट है, अगर वो उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसका ट्रीटमेंट रेगुलर फार्माकोपिया में नहीं है, उसको अगर आप व्यवहार करते हो तो इसकी, और अगर आप नहीं करते हो लेकिन दूसरा कोई करता है तो उसकी सूचना भी आपको देना चाहिए। इसलिए इसको कहा जाता है फार्माकोविजिलेंस। आपको विजिलेंट रहना है कि समाज में गलत ढंग से किसी भी तरह से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। आपका जो है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपने गाइडलाइंस को, होम्योपैथिक मेडिसिन को फैमिलियर होना चाहिए। आपने पढ़ाई नहीं पढ़ी है और उस दवा का यूज कर रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपने जिस दवा का ट्रेनिंग लिया है, जो आपके कोर्स में शामिल थे और आपको जो आगे रिसर्च के माध्यम से करने की कही थी उसको है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस जो है प्रैक्टिशनर्स का, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च के द्वारा पब्लिश किया गया है, उसी के तहत आपको अपने पेशेंट के रिकॉर्ड्स को अपने क्लिनिक में मेंटेन करना है। अगर ये आप नहीं करते हो क्लिनिक के रिकॉर्ड को पेशेंट को, तो यह मिसकंडक्ट के माना जाएगा। इस बात को हम लोग कहते हैं कि तो खाली लेटर पैड पर खाली प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे देते हैं तो वह मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता है, वह प्रिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन जिस रोगी को आपने पूरा हिस्ट्री लिया, उसका इतिहास जाना, रिपोर्टराइज किया, तो वह आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स बनता है और वह उसके लिए CRH के द्वारा एक गाइडलाइंस बना हुआ है, उसके आधार पर आपको रखना चाहिए। कैसे आपको पनिशमेंट किया जाएगा, है ना, ये इसके लिए बृहत कानून, ये नया एडिशन हुआ है। और जब आपका ये प्रूव हो जाता है कि आपको प्रोफेशनल या एथिकल में कंडक्ट किया गया है, तो आपको एक कंप्लेन किया जाएगा जो कि फॉर्म अपेंडिक्स 4 में दिया गया है और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर में उस पर कार्रवाई होना है। और ये कैसे करेगा, जो करने वाला अथॉरिटी है वो, जब वो कंप्लेन आपका आ जाता है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल या बोर्ड जो है या एथिक्स ऑफ रेगुलेशंस है उसको एग्जामिन करता है। उसके बाद में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाता है और उसके बाद में 3 महीना के अंदर में उसका निष्पादन करना होता है।
और फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल एथिक्स जो है सो आपको भी आपकी भी बात सुनने के लिए मौका देगा, यानी कि एक तरफा डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन फाइनल जजमेंट देने के पहले आपके भी बात को उसके स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को या बोर्ड ऑफ एथिक्स को सुनना है। अगर इस तरह का किया जाता है तो यह आपको स्टेट एक्ट को ध्यान में भी रख करके ही किया जाता है। अब एक जो डिक्लेरेशन कुछ हम लोग अपेंडिक्स की बात आते हैं, ये कुछ ओथ है जो कि आप सभी लेते हैं। आई solemnly pledge myself to concentrate my life to the service of humanity। मानवता के सेवा में मैं अपने आप को व्यतीत करूंगा और किसी भी तरह का परेशानी हो, मैं मेडिकल नॉलेज के विरुद्ध कोई भी मानवता सेवा नहीं करूंगा। अपना ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट के साथ मिला करूंगा। यह जो ओथ है, इसे ओथ को आप लोग ध्यान में रख करके प्रैक्टिस करिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आप सभी हैनिमेनियन ओथ को जानते हैं और आप रजिस्ट्रेशन के समय में इस ओथ पर साइन करते हैं, जो कि स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर पर ये होता है। ऑन माई ऑनर आई स्वेयर दैट आई शैल प्रैक्टिस द टीचिंग ऑफ होम्योपैथी, परफॉर्म माई ड्यूटी, रेंडर जस्टिस टू माई पेशेंट एंड हेल्प द सिक हुएवर कम्स टू मी फॉर द ट्रीटमेंट। देखिए हैनिमैन साहब, मैंने बड़ा अच्छे से, कोई भी मेरे पास में आएगा मैं उसकी सेवा दूंगा, है ना। ये आपका है, तो ये कहीं कोई नया नहीं है, कमीशन ने नया नहीं बनाया, ये वहीं से लिया गया हैनिमेनियन ओथ्स के तहत ही है। इसीलिए जो भी टीचिंग हमारा मास्टर हैनिमैन के द्वारा दिया गया है उसी के अनुकूल ही मैं चिकित्सा करूंगा, उसके बाहर मैं चिकित्सा नहीं करूंगा। इसको हम लोग हैनिमेनियन ओथ कहते हैं। दूसरा है आपको सर्टिफिकेट क्या क्या वेरियस एक्ट में क्या क्या आप दे सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ एंड डेथ दे सकते हैं, सर्टिफिकेट वो मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट अंडर एजुकेशन एक्ट दे सकते हैं, पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रिलेटिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक रिलेटेड है तो इन सारे एक्ट की जानकारी आपको होना है। कनेक्शन विद द इंश्योरेंस का बेनिफिट के विषय में, ड्राइविंग लाइसेंस का जो होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और कोर्ट में आपका कैसे व्यवहार होगा उसकी जानकारी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन कनेक्शन विद द पेंशन मैटर, ये भी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि आपको वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पर रिक्वायरमेंट है। पहले वाले थे आपके क्लिनिकल पर्पस पर थे, ये जो एक्ट दिए हुए हैं ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के आधार पर इस एक्ट का अनुपालन आपको करना पड़ेगा। आप जो रेगुलेशन, जो पेशेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे उसका प्रोफार्मा आपको इस कमीशन के इस रेगुलेशंस के अंदर में दिया गया है। मैं फलना डॉक्टर आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द केस हियर बाय सर्टिफाइड दैट, जो फलना आदमी हुज signature is given below is suffering from, and I consider that the period of day is which effect is absolutely necessary for the restoration of his health। उसके बाद साइन करके ये देंगे। तो पेशेंट का भी सिग्नेचर आपको बगल में ले लेना पड़ेगा और आपको अपना सिग्नेचर, स्टैंप, सील, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जब रोगी ठीक हो जाता है तो फिर उसी प्रकार आपको एक सर्टिफिकेट बना करके देना होगा, ठीक है ना। आपको देखिए ये अब है कंप्लेन का, आपके ऊपर में जो कंप्लेन किया जाएगा उसका ये प्रोफार्मा है, और इस प्रोफार्मा के तहत में कंप्लेन किया जाता है। इसके कई एक पार्ट में ये है, आपके सारे डिटेल्स हैं, आपका इनरोलमेंट का क्या मिसकंडक्ट हुआ है, उसके बाद सिग्नेचर और उसका इंक्लोजर दे करके इसको हो जाता है। तो साथियों, हम लोगों ने आज के दिन यह जानने का कोशिश किया है कि मेरा पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। हम एक चिकित्सक हैं, लेकिन चिकित्सक होने के नाते हम एक नागरिक भी हैं, हम देश के हेल्थ के गार्जियन भी हैं, सारे चीज़ हैं। इसको हमको, इसी को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो और हर एक आदमी का जो होता है सम्मान और उसका वैल्यू, इस बात पर निर्भर करता है कि वह उसका, और कि वो कितने, उसका कंडक्ट कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है,
अगर आप डॉक्टर के जैसा व्यवहार करेंगे तो समाज में आपको डॉक्टर की पहचान बनेगी। अगर डॉक्टर के जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो समाज में आपका कोई भी स्थान नहीं बनेगा। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम पढ़ाई करते हैं, BHMS डिग्री होल्ड करते हैं, MD डिग्री होल्ड करते हैं, और करने के पश्चात हम लोगों को इस बात से ये नहीं है कि हमारे पास में स्वतंत्र हैं, हम एक नियम कानून के अंदर में बंधे हुए हैं। भारत हैं तो भारतीय संविधान से बंधे हुए हैं, और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में बंधे हुए हैं। तो हमारा जो अधिकार है वह एक सीमा है, बाउंड्री है। उस बाउंड्री का आपको स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके साथ में हमारा यह लेक्चर अब समाप्त होता है, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को मेरे ईमेल पर risdth.com पर आप दे सकते हैं, या मेरे ईमेल मोबाइल नंबर पर आप दे सकते हैं। थैंक यू। तो साथियों, आज का मेरा यह लेक्चर समाप्त होता है। मैं आप सबों से विदा लेता हूं, और फिर अगले समय में हम आपसे फिर मिलेंगे। हम लोग इसका जानने का कोशिश करते रहेंगे। तो धन्यवाद। आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम। आप एक उत्तरदायी व्यक्ति बनिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बने, आप सम्मानित चिकित्सक बने, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।